हे गाइस, इस वीडियो के टॉपिक का नाम है राइट्स, विच इज़ चैप्टर नंबर 5 इन योर NCERT पॉलिटिकल थ्योरी बुक। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ ज़रूर लेना। आपने चैप्टर को पढ़ा होगा या फिर बाद में पढ़ोगे तभी जाके आपको इस वीडियो का मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा, मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सो नाउ दैट्स क्लियर, लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 5, राइट्स। अभी राइट्स वर्ड हमने हर जगह सुना हुआ, डेली लाइफ में, इंटरनेट पे, टीवी पे, हर जगह हमने सुना हुआ। इसकी ऊपर से डेफिनेशन तो मोस्ट लोगों को आइडिया होगा ही कि क्या होता है। इसकी वेग डेफिनेशन जिनको नहीं है उनको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसकी डिटेल डेफिनेशन समझेंगे। ऊपर से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगी, यहाँ पे हम उसकी डिटेल डेफिनेशन समझेंगे। व्हाट आर राइट्स? दे आर जस्टिफाइड एंड लेजिटिमेट क्लेम्स डिनोटिंग व्हाट वी एज सिटीजन्स, as individuals, as human beings are entitled to, and that must always be upheld. They are those claims that a society collectively regards necessary for its well-being and for leading a life of dignity and self-respect. अब इस सब का मतलब क्या हुआ? ये अगर सुनने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये डेफिनेशन, अभी हम समझ जाएंगे। जस्टिफाइड एंड लेजिटिमेट क्लेम्स मतलब क्या हुआ इसका कि जस्टिफाइड मतलब जिसको आपने जस्टिफिकेशन दी हुई हो, जिसकी, ठीक है, जिसकी आपने जस्टिफिकेशन दी हुई हो। जस्टिफिकेशन मतलब लॉजिकली आपने उसको एक्सप्लेन करा हुआ है कि उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जस्टिफाइड। और लेजिटिमेट क्लेम्स मतलब ऐसे क्लेम्स जो कि आपने बाय लॉ अलाउ कर रखे हैं, बाय लॉ उनको एक्सेप्टेबल माना जाता है, ठीक है, ऐसे क्लेम्स जो कि बाय लॉ जिनको कंसिडर करा जाता है कि हाँ ये तो ज़रूरी है और उनको आपने अलाउ करा हुआ है, दोज आर लेजिटिमेट क्लेम्स डिनोटिंग व्हाट वी एज सिटीजन्स, एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन्स आर एंटाइटल टू मतलब ये तो होना ही चाहिए, इतने के तो हकदार हम है ही, ठीक है, इतने के तो हकदार हिंदी वर्ड होता है ना, तो इतना तो हमें मिलना ही चाहिए। एंड दैट मस्ट ऑलवेज बी अपहेल्ड मतलब आपको इन्हें हमेशा डिफेंड करना है, राइट्स के कॉन्सेप्ट को ही हमेशा डिफेंड करना होना चाहिए, एज ह्यूमन्स, एज इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स, ठीक है। दे आर दोज क्लेम्स दैट अ सोसाइटी कलेक्टिवली रिगार्ड्स नेसेसरी, यानी एक सोसाइटी ऐसे क्लेम्स को एक साथ ज़रूरी समझती है फॉर इट्स वेलबींग, अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, अपने वेलबींग के लिए, कि सोसाइटी अगर डेवलप करानी है, आपने उसको ठीक ठाक रखना है, तो उसके लिए वो राइट्स को ज़रूरी समझती है। और डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व रखने के लिए भी राइट्स को ज़रूरी एक सोसाइटी एक साथ अग्री करती है उस पर कि ये ऐसे कुछ क्लेम्स है जो कि नेसेसरी है हमारी सोसाइटी के लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग के लिए और लॉन्ग टर्म हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, तो उनको बोला जाता है राइट्स। ये होगा आपके राइट्स की डेफिनेशन। नाउ कुछ लोग कहेंगे कि यार राइट्स मतलब क्या हुआ कि जो चाहे करो वैसा, कि यार आपको तो मन करता है कि आप स्मोक करो, ठीक है, तो उसको हम राइट टू स्मोकिंग को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप इसमें सेम ट्रीट नहीं कर सकते। दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ राइट, वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट इन द वेलबींग, वो वेलबींग में नहीं है सोसाइटी के लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, उस पर सारे लोग अग्री करेंगे, ठीक है, और उसमें लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वो वाला पॉइंट भी नहीं आता उसमें। और अगेन वही हमने वेलबींग की तो बात करी है, तो इसको आप सिर्फ एक प्लेजर वाली जस्टिफिकेशन देख सकते हो, अदरवाइज उसको आप कोई ढंग की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। राइट टू सपोज ड्रग्स या राइट टू स्मोकिंग, इन सब ये आपको करना है करो, आपको अपनी हेल्थ ख़राब करनी है कर सकते हो, बट एज अ सोसाइटी आप उसको फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन के साथ थोड़ी ना उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। दैट वुड बी अ राइट, वो होता है राइट, बट आप हर चीज़ को नहीं राइट में डाल सकते। वो एक सोसाइटी कलेक्टिवली उस पर अग्री होनी चाहिए और उसका एक्चुअल में यूज़फुलनेस होनी चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए सोसाइटी को, उन्हीं को राइट्स माना जाता है। नाउ वेयर डू दे कम फ्रॉम? राइट्स आते कहाँ से हैं? अब पहले माना जाता था कि राइट्स कम फ्रॉम गॉड, ठीक है, या नेचर। ये वाली डेफिनेशन, ये वाली एक्सप्लेनेशन बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ होती थी कि राइट्स आर नेचुरल इन नेचर, कि वो बस यार खुद से आ जाते हैं, गॉड ने हमें दे दिया, या फिर नेचर से हमेशा से हमारे पास राइट्स। बट अब ये वाली डेफिनेशन, इस वाली एक्सप्लेनेशन को थोड़ा आउटडेटेड माना जाता है, इसको इतना सीरियस नहीं कंसिडर करा जाता। अब हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स वाली एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन राइट्स मतलब कि द वेरी रीज़न कि तुम इंसान हो, ठीक है, तुम एज अ ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन होने से ही राइट्स डिजर्व करते हो, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एज अ ह्यूमन की अपने आप में ही इतनी वैल्यू है जिसकी वजह से राइट्स होने चाहिए, ठीक है। ये है आपकी लेटेस्ट मॉडर्न एक्सप्लेनेशन कि तुम सिर्फ इंसान होने की इतना ही इनफ क्राइटेरिया है तुम्हें राइट्स डिजर्व करने के लिए, और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो वो हमने नेचुरल राइट्स वाली एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा उसको हटा दिया और हमारे पास अब ये न्यू लेटेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। नाउ एक और इसमें पॉइंट आ जाता है कि ये जो हम इसकी ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसकी डेफिनेशन टाइम के हिसाब से एक्सपैंड भी होती रहती है। वाई? बिकॉज टाइम्स हमारे अब मॉडर्न हो गया, तो इसमें ढेर सारे न्यू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आ गई हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका आ जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अब वो भी राइट माना जाता है। अब दैट इज़ वेरी डिफरेंट दैन समथिंग लाइक राइट टू लिव, जो कि हमेशा से पॉपुलर है।
ठीक है, ये होते थे पहले टाइप के सीरियस मेन राइट्स जिनको माना जाता था, बट अब इसकी डेफिनेशन एक्सपैंड होती जा रही है। राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा आपका फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनको भी आप ह्यूमन राइट्स में कंसिडर करते हो। वाई? क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है और उसका ही तो एक्सटेंशन है ये, तो इसलिए बोला जाता है एक्सपैंडिंग डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन टाइम के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्सपैंड होती रहती है, ठीक है, एक्सपैंड अब जैसा भी सिचुएशन डिमांड करती है उस हिसाब से ये एक्सपैंड हो जाता है। तो एक्सपैंडिंग डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। अब मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट। हमने लास्ट चैप्टर में भी इसकी बात करी थी, चैप्टर नंबर 4 में। इमैनुअल कांट वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ठीक है, जर्मन फिलोसोफर ये थे। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स का। नाउ एवरीथिंग हैज़ ईदर अ प्राइस और अ डिग्निटी। ये सेंटेंस आप थोड़ा सा इसको एक कैच फ्रेज की तरह याद रख सकते हो। इन्होंने क्या कहा था, अच्छा ये आपके बुक में बॉक्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 70 पे, ये वाला कॉन्सेप्ट मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। तो पढ़ जरूर लेना इस बॉक्स को, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे पता लगता है कि ह्यूमन राइट्स वाली एक्सप्लेनेशन का बैकग्राउंड क्या है। नाउ ह्यूमन बींग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेस डिग्निटी। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में डिग्निटी नहीं होती, ठीक है, उनमें डिग्निटी नहीं होती है, बट ह्यूमंस में होती है, ठीक है, ह्यूमंस में डिग्निटी होती है, इसलिए ह्यूमंस अलग हैं। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक एंड वैल्यूएबल इन देमसेल्व्स। वो खुद में ही यूनिक है, चाह बस इंसान होने के कारण, बस और कोई क्राइटेरिया और कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो इंसान है इसलिए वो यूनिक और वैल्यूएबल है, ठीक है, बिकॉज दे पोजेस डिग्निटी। एवरी ह्यूमन रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑल देयर डिफरेंसेस, वो डिग्निटी पोजेस करते हैं, चाहे उनकी नेशनैलिटी कोई हो, चाहे उनकी कास्ट कोई हो, चाहे वो कम्युनिटी कौन सी, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे उनका एथनिक ग्रुप क्या है, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, वो सब इररेलेवेंट है, उसमें से कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि वो सिर्फ इंसान है, ठीक है, और वो डिग्निटी पोजेस करता है, बस इतना मैटर करता है। दैट इज़ कॉल्ड मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। ये इमैनुअल कांट साहब ने हमारे दिया था। इसमें इन्होंने 2 आर्ग्यूमेंट, इनकी ये जो पोजीशन है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स पे बेस करती है, उस पर लाई करती है ये, कि वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट ट्रीट अदर्स एज मीन्स टू आर एंड्स, और वी शुड ट्रीट अदर्स एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्व्स। हमें दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, उस हिसाब से सोच के ट्रीट करना चाहिए कि हम कैसा ट्रीटमेंट चाहेंगे। अगर हमें कोई ट्रीट करेगा तो वो कैसा करेगा, तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए। यानी खुद आप चाहोगे ना कि आपको पोलाइटली ट्रीटमेंट मिले, आपको लोग नाइस बिहेव करें, तो आपको भी नाइस बिहेव करना चाहिए बाकियों के साथ। सिमिलरली वी शुड मेक श्योर दैट वी डू नॉट ट्रीट अदर्स एज मीन्स टू आर एंड्स। आपको उनको कमोडिटीज़ यानी चीज़ों की तरह नहीं देखना है आपको, बाकी इंसानों को, ठीक है। कार, पेंसिल और ये सब नहीं है, वो होती चीज़ें। इंसान को आप उनकी तरह सेम व्यू नहीं कर सकते हो कि वो बस आपकी यूज़फुलनेस, वो आपके किसी काम को करवाने के लिए वो एग्जिस्ट करता है। नहीं, वो इंसान है, वो अपने आप में इंसान है, वो भी उतना ही डिग्निटी पोजेस करता है जितना आप करते हो। तो वी शुड मेक श्योर दैट वी डू नॉट ट्रीट अदर्स एज मीन्स टू आर एंड। सिर्फ हमारे गोल मीट करने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको पेन की तरह यूज़ कर लिया, इंसान को पेपर की तरह यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पोजीशंस है जिस पे इनका एक कॉन्सेप्ट लाई करता है इमैनुअल कांट का। ये हमारा मॉरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स। नाउ मूविंग ऑन, लीगल राइट्स ऑफ द स्टेट। अब लीगल राइट्स का मतलब क्या होता है? लीगल राइट्स मतलब दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, ठीक है। अब राइट्स तो हम बहुत सारे क्लेम कर सकते हैं, बट उनकी अपील का सक्सेस कैसे हमें पता लगेगा कि वो सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं? कब होते हैं वो? जब वो स्टेट से एक्सेप्ट करे जाते हैं या फिर रिकॉग्नाइज करे जाते हैं। स्टेट मतलब आपका कंट्री, गवर्नमेंट, नेशन आपका, जब उसको वो लीगल रिकॉग्निशन दे देता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ अ क्लेम यानी आपका राइट और फॉर ह्यूमन राइट डिपेंड्स अपॉन इट्स लीगल रिकॉग्निशन एंडोर्समेंट बाय द स्टेट, ठीक है। क्लेम राइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट सिग्निफाई द डिमांड्स इट्स सिटीजन्स मेक अपॉन द स्टेट। अच्छा, अब हमें ये समझना होगा, स्टेट की रिकग्निशन पे तो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, कि राइट की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। जब स्टेट रिकग्नाइज कर लेता है तो उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस मिल जाती है, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि स्टेट ही आपको बेसिकली राइट दे रहा है। उसका मतलब वो नहीं होगा कि स्टेट पे आप डिपेंडेंट हो। आप जब क्लेम कर रहे हो और स्टेट उसको रिकग्नाइज कर रहा है, यानी आप स्टेट्स पे अपनी डिमांड मेक कर रहे हो, ठीक है। आप स्टेट को कह रहे हो कि हमारा ये राइट रिकग्नाइज करो और स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। Claim rights directed towards the state signify the demands its citizens make upon the state. Rights place an obligation upon the state, indicating what the state must do as well as what it must refrain from doing. Obligation का मतलब क्या होता है? Obligation का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। Obligation का मतलब होता है कि आप इसको एक ऑर्डर कह लो आप इसको, ठीक है। आप उसको कह लो कि obligation मतलब the state is bound to follow जो तुम क्लेम कर रहे हो, ठीक है। उसको मना नहीं करा जा सकता। राइट्स आर दैट थिंग। राइट स्टेट पे एक ऑब्लिगेशन प्लेस कर देते हैं, उस पर एक उसको मानने पे स्टेट को बाउंड कर देते हैं कि आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा, आपके सिटीजन्स कह रहे हैं तो, ठीक है। इंडिकेटिंग व्हाट द स्टेट मस्ट डू, ठीक है, कि क्या रिकग्नाइज करना चाहिए, एंड व्हाट इट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ये डबल एक ही चीज़ के 2 साइड्स हैं कि एक तो आप एक तरफ ये कह रहे हो कि आप हमारा ये राइट रिकग्नाइज करो, दूसरी तरफ उसको साथ साथ में आप किसी और चीज़ के लिए रोक भी रहे हो स्टेट को, ठीक है। अदरवाइज स्टेट तो फिर डिक्टेटरशिप बन जाएगी ना, वो तो कुछ से कुछ भी कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका राइट टू लिबर्टी ले लो, ठीक है। अब आप राइट टू लिबर्टी को क्लेम करवा रहे हो स्टेट से और स्टेट ने इसको रिकग्नाइज कर दिया। अब उसने रिकग्नाइज तो
कर दिया, ये उसने कर दिया, ठीक है, बट उसके साथ साथ उसने क्या आपने स्टेट को करने से रोक दिया कि वो आपकी लिबर्टी को छीन नहीं सकता कभी भी, ठीक है। अदरवाइज स्टेट तो किसी को भी कभी भी उठा लेगा, जेल में डाल देगा, कुछ भी कर सकते हैं ना स्टेट, तो फिर वो आपने उसे करने से रोक दिया बाय आस्किंग फॉर राइट टू लिबर्टी। उसको रिकग्नाइज जब मिल गई रिकग्निशन, लीगल रिकग्निशन, तब वो आपके साथ ऐसी कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकता स्टेट। नाउ सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द sake of individual rights, ensure that state authority is exercised without violating the sanctity of individual life and liberty. Sovereignty मतलब independence, ठीक है, independence। अब स्टेट्स को कहा जाता है कि दे आर सॉवरेन इन नेचर। सॉवरेन मतलब स्टेट किसी से बाउंड नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से बाउंड नहीं है स्टेट, ठीक है, कि उसको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब गुलाम थोड़ी ना किसी के, हम अपने हिसाब से जो करेंगे। बट स्टेट को उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सॉवरेंटी, स्टेट की डिक्टेटरशिप को आपने एस्टैब्लिश करने के लिए उसको सॉवरेंटी दे रखी है, उसका मतलब वो नहीं हुआ। सॉवरेंटी स्टेट की किस लिए एग्जिस्ट करती है? ताकि वो अपने सिटीजन्स को एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, वो अपने सिटीजन्स के प्रति बाउंड है, ठीक है। राइट्स क्या करते हैं? राइट्स इंश्योर दैट स्टेट अथॉरिटी इज एक्सरसाइज विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब स्टेट की जो पावरफुल अथॉरिटी है, उसकी सॉवरेंटी है, वो उसको ढंग से एक्सरसाइज करा जाए, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करा जाए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करा जाए उसको। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कर लिया। तो राइट्स वो काम करते हैं, स्टेट को रोकते हैं, वो कुछ बेसिकली वो खुले में कुछ भी करने लग गया, वो राइट्स उसको उससे रोकते हैं ताकि इंडिविजुअल को उसकी लाइफ और लिबर्टी की एक रिस्पेक्टफुल एग्जिस्टेंस मिल पाए। नाउ काइंड्स ऑफ राइट्स। अब काइंड्स ऑफ राइट्स में हमारे आ जाएंगे सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वे से रिकग्नाइज होंगे, ठीक है, ये आपको लीगल रिकग्निशन मिलती है इनसे। ये वो वाले राइट्स होते हैं पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने में आपको इक्वालिटी दी जाती है कि सारे इक्वल है लॉ के सामने, और आप सब के सब विद रिगार्डलेस ऑफ जितने भी आपके डिफरेंसेस हैं, आप कैसे भी स्टेटस से बिलोंग करते हो, आपका कुछ भी आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो सब मैटर नहीं करता। इट मैटर्स कि आप पॉलिटिकल स्फेयर में सारे इक्वल हो, आप सब एक समान हो। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट सबके पास है, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना अमीर को राइट टू वोट है, गरीब को नहीं, हर किसी के पास है राइट। या फिर कोई भी सोशल स्टेटस का इंसान होगा, उसके पास भी राइट टू वोट है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पॉलिटिकल राइट्स, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकग्नाइज करे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये भी आ जाता है इसमें, एफ आ जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, और वो सब आ जाएगा इसमें, राइट टू फ्रीडम। तो दोज आर पॉलिटिकल राइट्स। नाउ इसी का एक्सटेंशन आ जाएगा हमारा ये सिविल राइट्स। अब पॉलिटिकल राइट्स आएंगे तो साथ साथ में सिविल राइट्स भी आएंगे, यानी आपको सिविल लिबर्टीज एज सिटीजन्स, आप सपोज करो आप घूम सकते हो, यू हैव राइट टू मूवमेंट एनीवेयर इन द कंट्री। आपको पास क्या बोलते हैं, अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने का फॉर्म है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपके पास। तो दोज आर सिविल राइट्स। आपको एज सिविलियंस, एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, आपको कोई भी आप पे कुछ फोर्स नहीं करा जा रहा, उस सबको बोलेंगे सिविल राइट्स, जिससे उसको रिकग्नाइज करते हैं। नाउ इकोनॉमिक राइट्स। अब इकोनॉमिक राइट्स क्या होता है? अब आपने पॉलिटिकल राइट्स तो प्रोवाइड कर लिए, बट पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट इनफ, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि आपने बस ऑन पेपर तो रिकग्नाइज कर लिया, बट पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट इनफ, आपको उसमें साथ साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अब आपने पॉलिटिकल राइट्स की कह दिया आपने कि भाई सब लोग इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, लॉ के सामने, बट जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में बात करा था, पहले वाले चैप्टर्स में, कि आइडियल होता है एक आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है वर्सेस रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइडियलिज्म होता है कि क्या होना चाहिए, क्या अच्छी होनी चाहिए, कैसी चीज़ होनी चाहिए। रियलिटी होती है आपकी रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है, वो होता है रियलिटी आपकी। तो अब आपने ऑन पेपर तो बोल दिया कि भाई पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए और सब लोग इक्वल हैं, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बट आप रियल वर्ल्ड में आते हो, आप कहते हो कि यार वो सब तो हो रहा है, और दैट मीन्स कि पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट इनफ, ठीक है। आपको साथ में कुछ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक राइट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने राइट टू लाइवलीहुड प्रोवाइड कर दिया लोगों को, ठीक है, हर किसी के पास अपने एक इनकम अर्न करने का वो होता है, हर किसी को हक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी मनरेगा स्कीम इसमें आ जाएगी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये स्कीम इसमें आ जाएगी आपकी, कि हर किसी को अपना अर्न करने का। या फिर आप देख लो बेसिक फैसिलिटीज़ आपकी, पानी, खाना, शेल्टर, फूड, ठीक है, वो सब हर किसी को मिलना चाहिए। जैसे ढेर सारे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग होते हैं उनको आप फ्री फूड मिलता है, इसलिए मिलता है ना ताकि उनको ये राइट है, उनको हक है इतना जीने का, तो इतने का तो हकदार हैं वो। फिर इसी में हमारे अब न्यू टाइम्स के साथ एक्सपैंड हो रहे हैं राइट्स, जैसे हमने पहले बात करा था कि राइट्स की डेफिनेशन एक्सपैंड भी होती है। तो दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट कल्चरल राइट्स, ठीक है। अब वो सब तो हो गया, बट इसके अब आपके पास कल्चरल राइट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का राइट होता है, ठीक है, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन का आपको राइट होता है कि अगर आपकी लैंग्वेज सपोज करो ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, आपकी खत्म होने वाली है, तो आपके पास राइट है कि आप उसको सेव कर सको। या फिर आपकी कोई डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको उसको आपको अगर सेव करना है, उसको आपको प्रिजर्व करना है, तो आपके पास राइट है उसको प्रिजर्व करने का। ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में रिकग्नाइज्ड है, एफआर्स में हमारे। एंड मोर एज पर द चेंजिंग टाइम्स। अगेन ये तो सिंपल सा है कि जैसे जैसे टाइम वक्त बदलता है उसके हिसाब से राइट्स भी एक्सपैंड होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी। इसी लिस्ट में और भी चीज़ें ऐड हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू क्लीन एयर। अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, तो वो सारे टाइप के राइट्स इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, वो भी होने चाहिए, है ना।
क्योंकि वो राइट टू लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे, तो उसको एक्सपैंड डेफिनेशन ऑफ राइट्स बोलते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट हेडिंग, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब हमने राइट्स की तो बहुत बात कर ली, बट अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. नाउ राइट्स का क्या मतलब होता है कि आपको ये चीज़ ग्रांट होनी चाहिए, वो चीज़ ग्रांट होनी चाहिए, आपको ये क्लेम पे हक होना चाहिए, है ना. आपके हक की बात हो रही है, आपके हक की बात. बट हक के साथ साथ, राइट्स के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी. ठीक है, हम यहाँ पे वो समझेंगे. विद राइट्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन ऑल ऑफ अस सिटीजन्स. फर्स्ट वाला हमारा राइट्स मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग कलेक्टिव गुड एंड नॉट जस्ट केयर अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट. अब राइट्स का वेरी कॉन्सेप्ट ही कलेक्टिव सोसाइटी के वेलफेयर के केयर करने के लिए. ठीक है, तो उससे हमको बाय डिफ़ॉल्ट राइट्स क्या बनाते हैं, हमको वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर गुड के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि सबके लिए कैसा क्या अच्छा होगा, है ना. तो राइट्स हमें वो हमारी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है राइट्स के साथ साथ, कि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना. ठीक है, आपको कलेक्टिव गुड के बारे में सोचना है, सबके लिए, पूरे समाज के लिए क्या अच्छा होगा, आपकी पूरी सोसाइटी के लिए, आपके नेशन के लिए क्या अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा होगा. सेकंड हमारा, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स इफ़ वी वांट आवर ओन राइट्स टू बी रिस्पेक्टेड. अगर आपको अपने राइट्स को आप अपने राइट्स को चाहते हो कि उसकी बाकी लोग रिस्पेक्ट करें, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उनके राइट्स की, है ना. अगर वो आप नहीं करोगे तो आपकी राइट्स की रिस्पेक्ट कौन करेगा, वो भी नहीं फिर करेंगे अगर आप उनके राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें थर्ड पॉइंट भी इसी का एक्सटेंशन हो जाता है. वी मस्ट बैलेंस आर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट मिस यूज देम, ट्विस्ट देम. ठीक है, अब आपको सपोज करो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अब इसमें आपको फ़ोटो खींचने का राइट मिल जाता है कि फ़ोटो खींच सकते हो आप, क्लिक योर पिक्चर्स, वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ गया, आपको हक है. बट उसका मतलब ये थोड़ा ना यार आपकी दूसरों की प्राइवेसी को हर्ट करके आप फ़ोटो खींचने लग जाओगे. कोई अपने पर्सनल स्पेस में उसकी आप बिना उसकी परमिशन के, उसके कंसेंट के बिना आप उसकी फ़ोटो खींचने लग जाओगे. वो कोई बात थोड़ी ना हुई. तो वहाँ पर आप मिस यूज़ नहीं कर सकते ना राइट को, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. अगर आपके पास ये राइट है कि आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मिस यूज़ कर सकते हो. आपको बोलने का हक है, आपको जो भी अपने ओपिनियंस आइडियाज शेयर करना है, बट आपको ये भी देखना होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसके नाम पे हेट स्पीच नहीं फैला रहे. ठीक है, या फिर आप कुछ खतरनाक ऊटपटांग बातें नहीं कर रहे जिससे सोसाइटी को डैमेज होगा, वो थोड़ा ना अलाउड कर सकते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. नाउ फोर्थ पॉइंट, इट्स आर ड्यूटी टू स्टे अवेयर एंड बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस बीइंग प्लेस्ड ऑन आवर राइट्स. ठीक है, हमें बेसिकली हमेशा अवेयर होना चाहिए कि क्या हमारे राइट्स पे रुकावटें आ रही है या फिर उनको कैसे रोका जा रहा है स्टेट के थ्रू. अब इसमें क्वेश्चन, अब नया एक डिबेट आ जाता है कि कब राइट्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सही रहता है कलेक्टिव गुड के लिए. ठीक है, कलेक्टिव गुड के लिए. अगर आपको सपोज करो आपका नेशनल सिक्योरिटी वाला रीज़न हो गया, तो कब आप उसमें थोड़ा सा राइट्स को अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे ताकि आप अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व कर सको, है ना. आपकी अगर स्टेट की सॉवरेंटी जो है आपकी, उसको आपको बनाए रखना है, तो फिर आपको कई बार इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि राइट्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करा जाए. बट हमारा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उसमें हम डिसाइड कैसे करें कि कब वो सही है, कब वो गलत है, कब कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा होना चाहिए और बाकी टाइम नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आपने पूरी ही छूट दे दी, फिर तो स्टेट कुछ भी करता रहेगा, फिर तो अपने मन हिसाब से कुछ भी करेगा. यानी आपको उसको डिक्टेटोरियल होने से रोकना है. ठीक है, उसको डिक्टेटरशिप नहीं बनने देनी कि अपने दम पे, वो डंडे के दम से कुछ भी राज कर रहा है आप पे स्टेट, वो नहीं होने देना आपको. ठीक है, आपको जस्टिफिकेशन लानी है. अगर वो कुछ भी थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसकी एक जस्टिफिकेशन ढंग से होनी चाहिए. अदरवाइज आपका स्टेट अथॉरिटेरियन बन जाएगा. अथॉरिटेरियन मतलब अपने बेसिकली बिना आपकी पर्सनल फ्रीडम को वो छीन कर जब रूल करता है कोई, तो उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म. अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म. ठीक है, उसको अथॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल, दे मस्ट नेवर बी अलाउड टू बिकम अथॉरिटेरियन. ठीक है, ये हमारी एज सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. ठीक है, हमेशा राइट्स के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड है. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में अगर आपको क्वेश्चन पूछने तो वो भी आप पूछ सकते हो. बाय.